आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सेशन फिर से। हमारा जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा है किसका, नॉटसेट सीरीज़ का जून 2023, उसका कंटिन्यूशन वीडियो आ चुका है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक MCQ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीज़न है उस पर्टिकुलर आंसर, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का GDC नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सेशन फिर से। हमारा जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा है किसका, नॉटसेट सीरीज़ का जून 2023, उसका कंटिन्यूशन वीडियो आ चुका है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक MCQ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीज़न है उस पर्टिकुलर आंसर, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन, सामने क्या लिखा है, एन इमेज मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के साथ क्या है, इमेज दी हुई थी। मतलब नॉटसेट में अब क्या होता है, क्योंकि CBT टेस्ट होते हैं, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे किसी न किसी वीडियो का या फिर किसी न किसी इमेज का यूज़ करते हुए भी क्या है, क्वेश्चनिंग करी जा सकती है। सेम इस क्वेश्चन में देखा गया है, बोला क्या गया है, एन इमेज, ये जो इमेज दी हुई है, ऑफ द बेबी शोन विद डिफरेंट जोन्स ऑफ द बिलिरुबिन लेवल। क्या बताया गया है कि ये जो इमेज है, ये पर्टिकुलरली जो इमेज है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बेबी है पर्टिकुलरली इस इमेज में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जोन्स, कुछ लाइंस ड्रॉ हैं। ये जो हल्की हल्की यहाँ पे लाइंस हैं, इसमें जोन्स ड्रॉ हैं, यानी कि यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है, और यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे ये 4 है, एक लाइन ये है, और यहाँ पे ये 5 लिखा गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच बिलिरुबिन लेवल इन बेबीज लाइकली हैव टू अप टू द थर्ड जोन। अब पूछा क्या पे है, यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो इमेज में ये जो जोन्स बना दिए हैं, जोन्स किसके बना दिए हैं, बिलिरुबिन लेवल के जो जोन्स बना दिए हैं, इसमें जो थर्ड जोन है, यानी कि ये जो थर्ड जोन है, ये जो थर्ड जोन है, ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन का जो बिलिरुबिन है वो कितना होगा, 4 से 6 mg पर डे का लीटर होगा, 9 to 12 mg पर डे का लीटर होगा, 13 to 16 और 15 to 20। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इमेज का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसको करमार स्केल बोला जाता है। इस स्केल का यूज करा जाता है बिलिरुबिन में क्या करने के लिए, बिलिरुबिन में असेसमेंट करने के लिए। एक बच्चा अगर जॉन्डिस का है या तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का है, तो उसका बिलिरुबिन लेवल अकॉर्डिंग टू द बॉडी कलर, बॉडी के कलर के अकॉर्डिंग, जो येलोइश कलर होता है वो किस जोन में है, पैर पे है, थाइस पे है, मिडिल एब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी पे है, या फिर हेड पे है, तो यहाँ से क्या असेस करा जाता है, बिलिरुबिन का लेवल असेस करा जाता है। तो जनरली हर जोन्स के अपने अपने क्या हैं, हर जोन्स के अपने अपने बिलिरुबिन के लेवल हैं कुछ, और उनका mg पर डेकालीटर में यूनिट्स या फिर वैल्यूज दी गई हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ पे इसका जो आंसर रहने वाला है, वो आंसर रहने वाला है आपका 9 to 12 mg पर डेका लीटर। बात कर लेते हैं इमेज की। ये सामने आपके क्या आ गया है, स्केल आ गया है, क्रैमर या फिर क्रमार स्केल या फिर क्रैमर जोन्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर हमारा स्केल है जो कि किसके लिए है, इट इज़ रिलेटेड टू द बिलिरुबिन। और ये इसमें क्या पता लगाते हैं, इसमें हम क्या पता लगाते हैं, TSB लेवल, मतलब टोटल सेरम बिलिरुबिन लेवल का पता लगाते हैं। सामने आपके जो इमेज दिख रहा है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे का जो लेयर है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भाई 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ पे जो 5 लिखा है आपके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 वाला ये जो लेयर है, और यहाँ पे ये जो 5 लिखा है, तो इसका मतलब है पाम्स एंड सोल। मतलब यहाँ पे अगर डिस्कलरेशन है तो इसका मतलब 13 to 15 mg पर डेका लीटर बच्चे का क्या है, जो है बिलिरुबिन लेवल है, टोटल सेरम बिलिरुबिन लेवल है। बात करते हैं हम फोर्थ की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेग्स, आर्म्स एंड फोर आर्म्स। मतलब ये वाली जो चीज़ है
4 लेवल की या मिडिल लेवल का ये वाला जो चीज़ होती है ये 4th जोन में आता है। 11 to 13 mg पर डेका लीटर यहाँ पे माना जाता है। हमारे क्वेश्चन में किसकी बात हुई थी? 3rd जोन की यहाँ पे बात हुई थी। 3rd जोन लीजिए, ये आ चुका है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लोअर एब्डोमेन एंड थाइज। अब यहाँ पे क्या इंडिकेशन है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा पर्टिकुलरली क्रैमर स्केल को, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो याद कर लेना कि जो 3rd जोन है इसमें कितना होता है? 9 to 11 mg पर डेका लीटर होता है। कितना होता है? 9 to 11 mg पर डेका लीटर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस थे पूछा था यहाँ पे 3rd जोन का 9 to 12 mg पर डेका लीटर, इस वजह से सीधा सीधा डायरेक्ट हमारा आंसर हो चुका है। नॉर्मल की अगर बात करते हैं कि नॉर्मल कितना रहता है, तो नॉर्मल बच्चे का कितना है? अल्टीमेटली नॉर्मल यहाँ पे देखा जाए, नॉर्मल जो रहता है वो कितना रहता है? 4 to 6 mg पर डेका लीटर ही नॉर्मल रहता है। मतलब 3 से 4 दिनों तक 3 to 4 डेज तक कितना नॉर्मल माना जाता है? 4 to 6 mg पर डेका लीटर नॉर्मल माना जाता है। मतलब कि पहले से तीसरे या चौथे दिन तक, मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे और उसके बाद 96 आवर तक 4 to 6 mg पर डेका लीटर क्या है? नॉर्मल माना जाता है। 3rd लेवल का जो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली किससे है? हमारे इस वाले एरिया से लिंक है। और हमारा जो स्केल मैंने आपको दिखाया था, जो स्केल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, इस स्केल का यूज़ करते हुए, इस स्केल का यूज़ करते हुए सामने की तरफ सीधे सीधे लिखा है 9 to 11 mg पर डेका लीटर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 to 12 वहाँ पे ऑप्शन था, तो आंसर हो गया है 9 to 12। तो ये वाला जो हमारा स्केल है, क्रैमर जोन बोल लो, क्रैमर स्केल बोल लो, जॉइंडिस के लिए है, बिलिरुबिन के लिए है, टोटल सेरम बिलिरुबिन के लिए है। याद रखना, इसको आपको मेमोराइज करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देख के बड़ा क्वेश्चन आ गया है, पैराग्राफिकल फॉर्म में है, डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है? एन 8 year old, यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन से क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है हमको कि एक 8 साल का क्या है? बच्चा है। ओके, एक क्या है? 8 साल का यहाँ पे बेबी है, चिल्ड्रन है, 8 years old, कम टू द फिजिशियन ऑफिस कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पेन इन द नीज। क्या है? 8 ईयर का ओल्ड चाइल्ड आया है। कहाँ पे आया है भाई? फिजिशियन के ऑफिस में आया है। कंप्लेन क्या कर रहा है? स्वेलिंग की कंप्लेन कर रहा है, पेन की कंप्लेन कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? नीज में कर रहा है। हिज मदर सेज, उसकी जो मदर है उसने क्या बोला? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से ही मिलेगी। हिज मदर सेज द स्वेलिंग अकर्ड, स्वेलिंग जो हुई थी फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न उसका पर्टिकुलरली उसकी मदर को ऐसा दिखा नहीं कि स्वेलिंग असल में हुई क्यों थी। एंड इट्स कीप्स ऑन गेटिंग वर्ड्स, मतलब जो स्वेलिंग है वो खराब होती जा रही है अकॉर्डिंग टू मदर, रीज़न पता नहीं है। और क्या हो रहा है? स्वेलिंग जो है वो, एडिमा जो है वो खराब हो रहा है और एडिमा हो रहा है। द इनिशियल डायग्नोसिस, इनिशियल डायग्नोसिस इज, यहाँ पे इनिशियल डायग्नोसिस की बात हुई है। इनिशियल डायग्नोसिस यहाँ पे क्या बता दी गई है? यहाँ पे इनिशियल डायग्नोसिस बता दिया है लाइम डिजीज़। अब लाइम डिजीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ से ही चालू होंगी इस क्वेश्चन में आना। लाइम डिजीज़ का क्या है? यहाँ पे हमारा इनिशियल डायग्नोसिस है, इनिशियल डायग्नोसिस है। व्हेन टॉकिंग टू द मदर, मदर से बात करते वक्त, एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड से बात करते वक्त, क्वेश्चन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा क्वेश्चन वुड बी स्पेसिफिक इंक्लूड इन द इनिशियल हिस्ट्री। तो जब एक नर्स क्या है इस वाले पूरे सिनेरियो वाले चाइल्ड का क्या करेगी? असेसमेंट करेगी या हिस्ट्री लेगी। तो यहाँ पे इनिशियल हिस्ट्री के टाइम पे नर्स को इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए? अ डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फ्लैंक पेन, क्या उसको पूछना चाहिए कि यहाँ पे बेबी जो है उसका यूरिन आउटपुट कम हुआ है, बेबी का यूरिन आउटपुट कम हुआ है, या फिर फ्लैंक में पेन हुआ है। अ फीवर ऑफ ओवर 100 फ़ारेनहाइट अकरिंग ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स, पूछना है नर्स को। क्या पूछना है नर्स को? कि पूछना है कि यहाँ पे फीवर तो नहीं हुआ था जो कि लास्ट जो है 2-3 हफ्ते से है। बाद में सर्कुलर और ओवल, गोल या फिर अंडाकार, सर्कुलर और ओवल शेप्ड रैश दैट्स लुक लाइक अ बुलाई। लिखा क्या है यहाँ पे
कि नर्स को क्या पूछना है कि कहीं बेबी को, वो जो चिल्ड्रन है उसके कहीं पर रैश तो नहीं है, कोई मार्क तो नहीं है जो कि गोल है या अंडे आकार का है और बुल्स आई की तरह दिख रहा है। फोर्थ क्या है, हेडेक, मेलेज और सोर थ्रोट, मतलब उसके सर में दर्द रहता है, कमजोरी, वीकनेस, फटीगनेस सी रहती है, फीलिंग ऑफ अनइजीनेस रहती है, या फिर क्या है, सोर थ्रोट रहता है। बात करते हैं लाइम डिजीज़ की। तो लाइम डिजीज़ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे लाइम डिजीज़ में क्या देखने को मिलता है आपको, जनरली सामने आपके जो इमेज दिखाई गई है, जो इमेज दिखाई गई है सामने, ये लाइम डिजीज़ की इमेज है। लिखा क्या है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है लाइम डिजीज़ लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे लाइम डिजीज़ की ये जो इमेज है, लाइम डिजीज़ की ये जो इमेज है, ये पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक क्या लिखा है, रेड रैश, बुल्स आई, और यहाँ पे इसका नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, कॉजेटिव एजेंट का नाम लिखा है। तो लाइम डिजीज़ किससे होती है, बैक्टीरिया बुरेला बर्गोडॉर्फेरी, बैक्टीरिया बुरेला बर्गडॉर्फेरी। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्या है इसका, पॉजिटिव एजेंट है। और यहाँ पे इसका क्लासिकल साइन क्या रहता है इस डिजीज़ का, लाइम डिजीज़ का, याद कर लेना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। रेड रैश, रेड कलर का रैश रहता है। बुल्स आई, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा सा लग रहा है, बुल्स आई जैसा लग रहा है। यहाँ पे सामने एक इसकी और बड़ी इमेज है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, बुल्स आई की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है, बुल्स आई की तरह लग रहा है। तो ऐसा आपको रेड रैश देखने को मिलेगा लाइम डिजीज़ में। अब बुल्स आई से यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शायद ये ना समझ लो कि बुल्स आई का मतलब है कि बुल की आंख, उसकी आंख की बात नहीं हो रही है। बुल्स आई यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रही है टर्मिनोलॉजी, जो बुल्स आई यहाँ पे हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जनरली शूटिंग रेंज में जब हम शूटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा बोलते हुए कि जो निशाना मारा है इंडिविजुअल ने, बुल्स आई मारा है, बिल्कुल मतलब क्या है, बिल्कुल सेंटर में मारा है। तो आपने वहाँ पे ये जो देखा होगा ऐसे करके, कैसे करके देखा होगा, वहाँ पे जो लगता है, इसको बुल्स आई बोलते हैं, इसको बुल्सआई बोला जाता है। तो इसको वो वाली आंख मत समझ लेना कि ये बुल की आंख की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे ऐसा करके शेप दिखता है, ऐसे करके ये रैश, ये रेड स्पॉट दिखेगा। या तो ओवल होगा, या तो ओवल होगा, ये ऐसा होगा, या तो गोल होगा। ठीक है, और लाइम डिजीज़ किससे होती है, लाइम डिजीज़ होती है बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चन आ जाए, वायरस, पैरासाइट, फंगी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से लाइम डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, बोरेला बर्गोडॉर्फेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखा जाए, क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन में लिखा है, या सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर और ओवल शेप्ड रैश दैट्स लुक्स लाइक बुल्सआई। क्लासिकल साइन है, किसका साइन है, लाइम डिजीज का साइन है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, सर्कुलर और ओवल शेप्ड रैश लुक्स लाइक अ बुल्स आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी हैड लंबोसेक्रल मेनिंजियोसेली। एक न्यूबॉर्न बेबी है, यहाँ पे बात आ गई है, किसकी बात आ गई है, न्यूबॉर्न बेबी की बात आ गई है यहाँ पे। तो न्यूबॉर्न बेबी है भाई, न्यूबॉर्न बेबी न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है। प्रॉब्लम क्या है उसको, हेड लंबोसेक्रल मेनिंजियोसेली है, लंबोसेक्रल मेनिंजियोसेली है, मेनिंजियोसेली है, क्या है सब समझा दिया जाएगा अभी। टिल द पीरियड ऑफ सर्जरी, जब तक सर्जरी नहीं होती है, किसकी सर्जरी नहीं होती है, इस बेबी की सर्जरी नहीं होती है जब तक, किसकी सर्जरी, यहाँ पे लंबोसेक्रल, ये जो मेनिंजियोसेली हुआ है इसकी जब तक सर्जरी नहीं होती है। तो ये जो मेनिंजियोसेली का सैक बना है, ये जो सैक बना है, शुड बी वेल प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग इट। कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको, होता क्या है समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो सैक बना है, ये जो सैक बनता है ऐसे करके, यहाँ पे हमारा ये जो ऐसे करके सैक बनता है, किस में बनता है, जब हमारा लंबोसेक्रल में क्या हो जाता है, मेनिंजियोसेली हो जाता है। तो इस सैक को, इस पर्टिकुलर सैक को, ये सैक जो बोला गया है, इसको स्टेराइल गॉज पीस सोक्ड इन, स्टेराइल गॉज से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वो जो स्टेराइल गॉज होगा वो हम इन चारों सॉल्यूशन में से किस में उसको भिगोएंगे, क्या करेंगे, भिगोएंगे, सोक्ड करेंगे, उससे वेट करेंगे, और उसके बाद इस सैक के ऊपर उस गॉज पीस को रखा जाएगा। स्पिरिट है पहला ऑप्शन, नॉर्मल सलाइन है, मेथालाइन ब्लू है, देन द बीटाडीन इज द ऑप्शन।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्प्रिट नहीं यूज़ करना है, मिथाइल ब्लू भी यूज़ नहीं करना है, बीटाडिन ज़्यादातर बच्चे दिमाग में लाएंगे, बीटाडिन यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। इसमें क्या यूज़ करते हैं, सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, जब तक सर्जरी नहीं होती है तब तक नॉर्मल सलाइन से गॉस पीस को भिगा के, डुबो के, वेट करके, सोक करके नॉर्मल सलाइन से उसको हम सैक के ऊपर रख देते हैं। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है सिंपल आंसर हो जाएगा नॉर्मल सलाइन। बात थोड़ी सी कर लेते हैं अब इसकी। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में एक्चुअली में 4 चीज़ें दिखाई गई हैं। डायग्राम में क्या दिखाया है भाई, डायग्राम में 4 चीज़ें दिखाई हैं। नॉर्मल दिखाया है, ये क्या है, नॉर्मल दिखा दिया है। ये हमारा क्या है, लंबोसैक्रल रीजन है, स्पाइनल है, हमारा क्या है, वर्टिब्रा है। यहाँ पे क्या लिखा है, अकल्टा, ओकुल्टा या अकल्टा। यहाँ पे क्या है, ये तीनों की ही तीनों, मेनिंजियोसेली, माइलोमेनिंजियोसेली या फिर अकोल्टा, ये तीनों की ही तीनों क्या हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इनको बोला जाता है। ठीक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। बोलते क्या है इसको, NTBB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NTBB बोला जाता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोला जाता है, सॉरी डी है ये, NTDB बोला जाता है। ठीक, होता किसकी वजह से है, होता किसकी वजह से है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ये इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं अकल्टा की। तो अकल्टा में क्या देखने को मिलेगा, अकल्टा में यहाँ पे हल्का सा डिम्पल देखने को आपको मिलेगा और वहाँ पे हेयर लाइक, क्या है, हेयर लाइक नहीं, इट्स अ हेयर ओनली। वहाँ पे आपको बालों का गुच्छा, अकल्ट बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा और यहाँ पे सैक्रल रीजन में डिप्रेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली मिलेगा, डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं मेनिंजियोसेली की। तो मेनिंजियोसेली में जो है यहाँ पे आपको सैक निकला हुआ देखने को मिलेगा। अब सैक हमारा माइलोमेनिंजियोसेली में भी होता है और मेनिंजियोसेली में भी होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि इस सैक में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्या है, यहाँ से ये जो बल्ज आउट हुआ है सैक, इसके अंदर अल्टीमेटली ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारी नर्व्स हैं, ये जो हमारी नर्व्स हैं वो इसमें बाहर की तरफ क्या नहीं हुई है, प्रोट्यूड नहीं हुई हैं। इसमें क्या है, खाली ये सैक है, एक स्पाइनल सैक है और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। CSF जनरली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। बट अगर माइलोमेनिंजियोसेली की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे नर्व्स एंडिंग भी बाहर आ जाती हैं, मेनिंजिस नर्व एंडिंग भी बाहर आ जाती हैं, उस वाले सैक के अंदर प्रोट्यूड हो जाती हैं। तो ये वाली जो कंडीशन होती है माइल मेनिंजियोसेली, ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, तुरंत इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत सर्जरी करनी होती है। बट अगर यहाँ पे आपको दिख जाए कि भाई मेनिंजियोसेली ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस वाली चीज़ को किससे प्रोटेक्ट करेंगे, नॉर्मल सलाइन से प्रोटेक्ट करेंगे। गॉस पीस जो सोक्ड होगा नॉर्मल सलाइन में। तो 3 कॉन्सेप्ट थे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोला जाता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस करते हैं, अमीनोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और उसमें डायग्नोसिस करी जाती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की। देखा क्या जाता है, देखा जाता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन को डिटेक्ट करा जाता है, उसकी डिफिशिएंसी डिटेक्ट करी जाती है। या फिर अर्ली स्टेज में अमीनोसेंटेसिस से पहले वाली स्टेज में मदर का सेरम लेवल लिया जाता है और उसमें क्या करा जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन को उसमें भी डिटेक्ट करा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है बिल्कुल भी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मल सलाइन। पूछिए कौन सा नॉर्मल सलाइन, 0.9% वाला नॉर्मल सलाइन की यहाँ बात हो रही है। व्हाट इज द डोज ऑफ एड्रेनलिन इन यूनिट्स इन CPR, सिंपल सोवर स्वीट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है कि यहाँ पे डोज बता दीजिए एड्रेनलिन की न्यूनेट में CPR की। कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 0.05
mg पर kg 0.05, 0.5 की बात नहीं है यहाँ पे, अडल्ट की बात नहीं है, 0.05 mg पर kg 1 ml ऑफ, यानी कि रेशियो क्या रहने वाला है, 1:10,000 रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। डोज पूछिए एड्रेनलिन की न्यूनेट में सीपीआर के टाइम पे, कार्डियोपल्मोनरी रेसस्टिकेशन के टाइम पे। चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन में से अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो ऑप्शन को एवेलुएट करिए जो बाकी के बचे हैं, और उसके बाद सही क्वेश्चन पे सही आंसर पे टिक करके आगे बढ़ना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट में घड़ी टिक टिक चल रही है। सेक्शन से क्या है, सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए का पर्टिकुलरली एक टाइम चलता है, वो टाइम अगर आपका स्लॉट खत्म हो जाएगा वो सेक्शन वहाँ से गायब हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। तो टाइम को भी बराबर ध्यान में रखना है, टाइम को भी क्या है, बराबर ध्यान में रखना है। यू नीड टू स्पीड अप, यू नीड टू स्पीड अप। आंसर यहाँ पे है 0.05 mg पर kg। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हेन टीचिंग अ मदर ऑफ अ मंथ ओल्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोल दिया है आपका, क्वेश्चन बोला है व्हेन टीचिंग अ मदर, एक मदर को आप क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। मदर किसकी है, वो 1 महीने के बच्चे की मदर है। अ मंथ ओल्ड विद डायरिया, जिस बच्चे को क्या है 1 महीने का बच्चा है। देखो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से निकालना और बहुत माइन्यूट निकालना। आ मंथ ओल्ड लिख दिया है, मतलब 1 महीने का बच्चा है, बेबी है, जिसको क्या है विद डायरिया, जिसको डायरिया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, अब अगर आप उसको डिहाइड्रेशन की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, द नर्स वुड, नर्स क्या करेगी, नर्स वुड इन्फॉर्म द मदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडिंग हर चाइल्ड। इन चारों ऑप्शन में से जिस बच्चे को एक डायरिया है, 1 महीने का बच्चा है, मदर को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो फ्रूट जूस, डायलेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला, रेगुलर फॉर्मल मिक्स्ड विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इन चारों ऑप्शन में से हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन क्या चीज आप लोग हेल्थ एजुकेशन में डाल के उस मदर को बताओगे। तो फ्रूट जूस है, डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक है, तो यहाँ पे फ्रूट जूस नहीं देना है, फ्रूट जूस नहीं देना है। दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसका है, डिहाइड्रेशन का है, तो इन चारों में से फ्रूट जूस जो है बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं देनी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं देनी है। सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला, इसको कंसीडर कर सकते हैं। आंसर पता है कि नहीं है अभी नहीं पता, कंसीडर अभी के लिए कर सकते हैं। 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं, रेगुलर फॉर्मल मिक्स्ड विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब रेगुलर फॉर्मल मिक्स्ड सॉल्यूशंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट से मिक्स्ड हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जो हैं वो बच्चे को देने हैं, रेगुलर देने हैं, ठीक है, रेगुलर देने हैं बच्चे को। अब इन सब में से हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस है डायरिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। डायरिया में एक्चुअली क्या होता है, जब किसी पीडियाट्रिक वाले को होता है डायरिया या फिर इन्फेंट्स में होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, उस डायरियल फेज़ में, वो जो डायरिया का फेज़ होता है उस डायरियल फेज़ में एक्चुअल में क्या होता है, उस डायरियल फेज़ में एक्चुअल में बच्चे की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंसिडेंस होता है कि वो लैक्टोज वाले फूड को क्या है डाइजेस्ट ना कर पाए, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका डायरिया बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि डायरिया में क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। डायरिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि जब किसी को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भी डायरिया होता है तब वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लैक्टेज है, जो एंजाइम है लैक्टेज, वो क्या काम करता है, वो लैक्टोज को क्या करता है, हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लिख देता हूँ मैं। जब लैक्टोज हमारे पास आता है तो अल्टीमेटली लैक्टेज, ये जो लैक्टेज है,
ये लैक्टोज था, एक क्या है हमारी शुगर मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो लैक्टेज जो हमारा एंजाइम है वो हमारे इंटेस्टाइन से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ देता है, किसमें तोड़ देता है भाई, ग्लूकोज में, प्लस किसमें, गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और उसके बाद ये हमारा डाइजेशन होता है इसका पर्टिकुलरली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डायरियल वाले पेशेंट में, खास तौर पे पीडियाट्रिक में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे लैक्टोज का इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, डाइजेशन नहीं हो पाता, बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे डायरिया की वजह से ये लैक्टेज एंजाइम यहाँ पे बन नहीं रहा है, इसका क्या हो गया है, एबनॉर्मलिटी हुई है यहाँ पे, इसलिए बच्चे को और लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, उसके एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ सकते हैं, एब्डोमेन पेन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल लैक्टोज फ्री फॉर्मूले की जब बात हुई तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी सुई, आपका जो सुई है, जो कांटा है, वो थोड़ा सा डेविएट होना चाहिए। बात करते हैं सोए बेस्ड की, तो सोए बेस्ड में क्या होता है, ये जो फूड होता है डायरियल वाले पेशेंट के लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है कि ये क्या करता है, ये जो गट के अंदर जो वाटर है उसको क्या करता है, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोलैरिटी उसको ट्रांसफ्यूज करता है, किसमें करता है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड में, मतलब वेसल्स के अंदर वाटर को शिफ्ट करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, गट से। तो बच्चे का डायरिया जो है, जो वाटरी स्टूल होता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सोया बेस्ड है, और लैक्टोज फ्री यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों को देना है। तो यहाँ पे आंसर जो बनने वाला है आपका, वो आंसर यहाँ पे सोए बेस्ड और लैक्टोज फ्री फॉर्मूला देना है। डायरियल पेशेंट को 1 महीने का बच्चा है, बेस्ट चॉइस आपकी क्या है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बेस्ट चॉइस रहने वाला है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो मेडिकल सर्जिकल झक मार के तुम्हारे पीछे आने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी के बारे में यहाँ पे जो पूछे गए हैं स्टेटमेंट, इसमें से आपको कौन सा सही लगता है। तो पहला क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल सही है। केएमसी में, कंगारू मदर केयर में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। अर्ली डिस्चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से अर्ली डिस्चार्ज होता है, अर्ली डिस्चार्ज देते हैं, कंगारू मदर केयर चलती है। और पर्टिकुलरली लास्ट में क्या लिखा है, बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ पे 3 मुझे चीज़ें दिख रही हैं। तो पहले में तो सब में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, तो ये वाला ऑप्शन तो हम अब नहीं पढ़ते हैं, तो ये सब में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे अर्ली डिस्चार्ज यहाँ पे भी चारों में अर्ली डिस्चार्ज लिखा गया है। बात यहाँ पे क्या करते हैं बात करते हैं हम लास्ट वाले जो एक स्टेटमेंट्स में ऑप्शन दिए हैं। बिलोंगिंगनेस दिया है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन दिया है, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया दिया है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया है। ठीक, अब अल्टीमेटली ये चारों ही चीज़ें होती हैं कंगारू मदर केयर में, इनडायरेक्टली होती हैं। बिलोंगिंगनेस बढ़ती है बच्चे की, इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, हाइपोथर्मिया प्रिवेंट होता है, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक, अब यहाँ पे जो आपको क्लासिकल जो एक केएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग कैसी है, एक्सक्लूसिव है। अर्ली डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट है, और जब मदर अपने बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करती है केएमसी में, कंगारू लाइक जो मदर केयर होती है, तो उससे बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज अपनी हीट से क्या है, बच्चे को वार्म रखती है। कंगारू मदर केयर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि यहाँ पे प्रिवेंशन करवाना है हाइपोथर्मिया से। क्या करवाना है, प्रिवेंशन करवाना है हाइपोथर्मिया से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इन न्यूबॉर्न के अंदर इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। ये चारों की चारों फाइंडिंग में से ऐसी कौन सी फाइंडिंग है
जो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन को रिक्वायर्ड करती हैं कि भाई हीमोग्लोबिन 17 ग्राम पर डेकालीटर है इन्फेंट का, बिल्कुल ठीक है। ब्लड ग्लूकोज 30 मिलीग्राम पर डेकालीटर है, गड़बड़ है। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। प्लेटलेट 2.5 लाख है पर क्यूबिक मीटर, बिल्कुल ठीक है। WBC 18,000 है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? सिंपल है, कुछ ट्रिक नहीं है, कोई क्वेश्चन को घुमाया नहीं गया है, डायरेक्ट वैल्यूज दी गई हैं। ब्लड ग्लूकोज 30 mg पर डेकालीटर दी गया है। कैसा है भाई? यहाँ पे पेशेंट क्या है? पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। यहाँ पे हमारा इन्फेंट किस में है? हाइपोग्लाइसीमिया में है। तो 30 mg पर डेकालीटर हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। बात करते हैं हम अगर प्री टर्म की, बात करते हैं अगर प्री टर्म की, तो प्री टर्म में अगर 45 mg पर डेकालीटर से नीचे हमारा क्या है? RBS आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो यहाँ पे भी ये भी डेंजरस सिचुएशन है। हमको इंस्टेंटली इमीडिएटली क्या करना है? हमको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। प्रायोरिटी वाइज एक्शन सुन लीजिएगा। क्या करेंगे इस केस में? सबसे पहले क्या करेंगे? फिजिशियन को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। आंसर MCQs में कहीं पे भी ये वाला स्टेटमेंट नहीं है कि फिजिशियन को या कॉल द डॉक्टर वाला। देन अगर वहाँ पे लिखा है इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज, तो इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज करेंगे। 5% है अगर, तो वो लगाएंगे। 5% की जगह अगर 10% दे रखा है तो 5% डेक्सट्रोज को चूज नहीं करना है, 10% डेक्सट्रोज को चूज करना है। लगाएंगे कैसे? तो 1 घंटे में, 2 घंटे में जी नहीं, यहाँ पे स्टेट दिया जाता है, बोलस दिया जाता है। 10 ml बोलस दिया जाता है। 10 ml का बोलस डेक्सट्रोज 10% दिया जाता है। बट अगर ऑप्शन में कॉल द फिजिशियन या डॉक्टर है तो आपको वही चूज करना है। आंसर यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे आंसर होने वाला है ब्लड ग्लूकोज, दैट इज द 30 mg पर डेकालीटर। पेशेंट इज इन द हाइपोग्लाइसीमिया, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन करना है आपको। पूछा नहीं है कुछ, पूछा था किस कंडीशन में करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रिकोकियस प्यूबर्टी। नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पे, या किसके बारे में बात हुई है? बात हो गई है यहाँ पे प्रिकोकियस प्यूबर्टी के बारे में। प्रिकोकियस प्यूबर्टी क्या होती है? प्रिकोकियस प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब हमारा ये जो हार्मोन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हार्मोन लिखा है कि GnRH, यानी कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है GnRH, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एबनॉर्मली, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मली ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसकी वजह से प्यूबर्टी जो है वो अर्ली एज में ही आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रीकोकियस प्यूबर्टी बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखी हैं, या क्वेश्चन पूछ के रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सारी स्टेटमेंट में इज ट्रू अबाउट प्रीकोकियस प्यूबर्टी। तो प्रीकोकियस प्यूबर्टी के बारे में इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? प्रीकोकियस प्यूबर्टी क्या होती है बता दिया है। ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मली रिलीज होता है और लड़कों में और गर्ल्स में दोनों में ही प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है अपनी एज से। बात करते हैं ऑप्शन की। प्रीकोकियस प्यूबर्टी इज अर्ली प्यूबर्टी, अभी अभी बताया था, बिल्कुल सही बात है। इट हैपेंस व्हेन GnRH रिलीज अर्ली। GnRH क्या है? ग्रोथ हार्मोन अर्ली रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। इन गर्ल ब्रेस्ट डेवलप्स एट एन एटिपिकली अर्ली एज अलोंग विद ग्रोथ स्पर्ट्स। तो ये यहाँ पे होता है। गर्ल्स में क्या है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या है? अर्ली स्टेज पे ही देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द GnRH रिलीज इज अर्ली। और लास्ट में ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे ही प्रीकोकियस प्यूबर्टी को इंडिकेट कर रहे हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या है। आंसर आपके सामने ऑल ऑफ द अबव हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है भाई? कोई पूछ लेता है कि ये बताइए कि गर्ल्स में प्रीकोकियस प्यूबर्टी कब आती है और बॉयज़ में कब आती है? तो गर्ल्स में कब आती है? गर्ल्स में 8 इयर्स पे आती है। और बॉयज़ में अगर आपको ऑप्शन दिखता है प्रीकोकियस प्यूबर्टी के बारे में, तो यहाँ पे 9 साल लगाना है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद अ C3-4 फ्रैक्चर।
क्लाइंट को क्या हो गया, सिंपल सा पहले ही बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है, क्लाइंट को हुआ क्या है, C3-4 फ्रैक्चर हो गया है, हैज़ जस्ट अराइव्ड इन द इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, इमरजेंसी रूम में आया है, C3-4 फ्रैक्चर है। द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्राइमरी सबसे पहला, सबसे प्राइम चीज़ यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन की क्या होगी, तो C3-4 फ्रैक्चर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस हो सकता है, फॉल का केस हो सकता है, इमरजेंसी में आया है, इमरजेंसी है, ठीक। यहाँ पे फॉलो क्या करना है, सीधे सीधे फॉलो करना है ABC, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। बात करते हैं ऑप्शंस की। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन का स्टेबल करेंगे, एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, एयरवे को चेक करेंगे और उसको स्टेबलाइज करेंगे। कन्फर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आप पहले ये कन्फर्म करोगे कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, मतलब जो उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम है, इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है, आप उसको नॉर्मल करोगे, उसको स्टेबल करोगे। बात नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पे स्टेबल की ही है। यू हैव टू स्टेबल द सर्कुलेशन ऑफ अ पेशेंट, इंट्रावास्कुलर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे उसका नाम बोल दिया गया है। एयरवे की बात है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सीधा सीधा होने वाला है। एयरवे को ब्लॉक नहीं होने देना है, एयरवे मेंटेन करना है। पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया में चला जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, पेशेंट का ब्रेन डेड हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एयरवे को प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है, उसके बाद किसको देनी है, ब्रीदिंग को देनी है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग भी यही है। और यहाँ पे सर्कुलेशन आपका कौन सा था, लास्ट वाला ऑप्शन सर्कुलेशन था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, एयरवे को प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है। अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। व्हेन एवेल्युएटिंग, क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है, व्हेन एवेल्युएटिंग अ क्लाइंट विद सिम्टम्स ऑफ शॉक, एक नर्स क्या कर रहा था, एक नर्स क्या कर रही थी कि वो एवेल्युएट कर रही थी क्लाइंट को जिसको सिम्टम्स थे किसके, शॉक के, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्स, नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफरेंशिएट, क्या करना, डिफरेंशिएट करना बिटवीन, किस किस में डिफरेंशिएट करना, न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में नर्स को डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सिम्टम्स ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक, जो न्यूरोजेनिक शॉक के जो सिम्टम्स हैं, डिफर फ्रॉम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दोनों डिफर करते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक, इन सब के सिम्टम्स जो हैं वो आपस में डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कैसे डिफर करते हैं, ऑप्शंस में से बताना है। इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई, बिल्कुल सही बात है, होता है, समझा देंगे ये भी अच्छे से। अभी न्यूरोजेनिक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक। अब अल्टीमेटली क्या है, ये चीज होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देयर इज ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, पहले टैकीकार्डिया होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकंड, अरे भैया लेस देन 2 सेकंड है तो अच्छा साइन है। कैपिलरी रिफिल टाइम CRT डिले होगा तभी तो प्रॉब्लम होगी, तो डिले नहीं है, लेस है, 2 सेकंड से कम में ही रिफिल हो रहा है, अच्छी बात है। इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज डिले इन कैपिलरी रिफिल, तो यहाँ पे भी क्या है, कैपिलरी रिफिल में क्या है, डिले है, तो यहाँ पे हो सकता है कैपिलरी में। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लिया जाए यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक है, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन क्यों हुआ था, ये हमारा हुआ था फ्लूइड लॉस की वजह से। क्या हुआ भाई, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता क्यों है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड बहुत सारा लॉस हो जाता है, तब क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली
टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है? टैकीकार्डिया इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वेजोडाइलेशन होगा फ्लूइड लॉस की वजह से, तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ हाइपोटेंशन भी होगा। हाइपोटेंशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, टैकीकार्डिया करेगी, हार्ट रेट बढ़ा देती है। अब बात करते हैं हम न्यूरोजेनिक शॉक में। तो न्यूरोजेनिक जो शॉक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी वेजोडाइलेशन होता है, इसमें भी वेजोडाइलेशन होता है, इसमें भी क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, इसमें भी हाइपोटेंशन होता है, ध्यान से सुनना। और इसमें लेकिन टैकीकार्डिया नहीं होता इनिशियल स्टेज पे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिला था हाइपोवोलिक में, टैकीकार्डिया। यहाँ पे न्यूरोजेनिक जो है, ये जो हमारा न्यूरोजेनिक है, न्यूरोजेनिक शॉक, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और क्या देखने को मिल रहा है 3 चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल रही हैं। और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो पीवीआर होता है, पीवीआर मतलब यहाँ पे न्यूरोजेनिक में जो पीवीआर होता है वो कम हो जाता है। पीवीआर मतलब यहाँ पे पीवीआर सिनेमा पिक्चर वाला नहीं है, ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस न्यूरोजेनिक शॉक में कम हो जाता है, बिकॉज ऑटोनोमस सिस्टम हमारा फेल हो जाता है। तो भूलना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों को। यहाँ पे अब आप देखिए, वापस अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो न्यूरोजेनिक शॉक का क्लासिकल जो साइन है वो क्या है, यहाँ पे स्किन वार्म हो जाती है और ड्राई हो जाती है। स्किन क्या हो जाती है, वार्म और ड्राई हो जाती है। हाइपोवोलेमिया में टैकी होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकंड नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और हाइपोवोलेमिक शॉक में कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ जाता है। न्यूरोजेनिक शॉक में देयर इज डिले इन कैपिलरी रिफिल। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, जो पहला वाला ऑप्शन है, इसको आपको कंसीडर करना है। क्या करना है भाई, इसको आपको कंसीडर करना है। न्यूरोजेनिक का क्लासिकल है, स्किन ड्राई होगी और क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगी। किसमें, न्यूरोजेनिक शॉक में। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजरी। C4 इंजरी की डायग्नोसिस की यहाँ पे बात हो रही है। हैज बीन स्टेबलाइज, उसको स्टेबलाइज कर दिया है और रेडी है डिस्चार्ज के लिए। सिंस दिस क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून, या क्या लिखा है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जिसको हम हाइपर रिफ्लेक्सिया भी कहते हैं। पेशेंट को C4 इंजरी हुई थी, ठीक, पेशेंट को C4 इंजरी हुई थी। पेशेंट क्या है, डिस्चार्ज जा रहा है। हेल्थ एजुकेशन शायद आपको अभी देनी है, अभी पढ़ते हैं आगे। तो ये क्लाइंट है, ये किसके रिस्क पे है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है बता दिया जाएगा। ही एंड हिज फैमिली शुड बी इंस्ट्रक्टेड। अब रिस्क पे है तो आपको एज अ नर्स क्या काम करना है, आपको उसको और उसकी फैमिली को क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कुछ हेल्थ एजुकेशन देना है। और इन चारों में से क्या बताओगे, शुड इंस्ट्रक्ट टू असिस्ट फॉर एंड रिपोर्ट। तो इन चारों में से आप क्या बताओगे कि इन चारों में से आपको अगर कुछ लगता है, कुछ दिखता है, तो तुरंत रिपोर्ट करो। आप तुरंत क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो पहला क्या है यहाँ पे, डिजीनेस है। पहला क्या है यहाँ पे भाई, पहला तो क्या है, अगर डिजीनेस और टैकीपीनिया हो, सांस लेने में तेजी हो जाए, ठीक, रैपिड यहाँ पे क्या हो जाए, रेस्पायरेशन, तो क्या है, रिपोर्ट करना है। यहाँ पे क्या है, सरकममोरल पैरलर एंड अ लाइट हेडनेस, मतलब क्या है, पैलर हो जाए स्किन, मतलब पीली सी स्किन दिखने लग जाए, या फिर हल्का बाहर मतलब सर जो है लाइट हो जाए। लाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा हो गया, लाइट हेडनेस का मतलब है कि चक्कर से आ रहे हैं, सर जो है अजीब सा हो गया है और चक्कर, डिजीनेस काइंड ऑफ फील आ रहा है यहाँ पे पेशेंट को। हेडेक और फेशियल फ्लशिंग, अगर हेडेक हो जाए या फिर फेशियल फ्लशिंग हो जाए तो रिपोर्ट करना है। पैलर एंड इचिंग ऑफ द फेस एंड नेक, अगर जो है फेस और नेक येलोइश कलर का डिस्कलरेशन हो जाए या इचिंग होने लगे तब यहाँ पे करना है। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट C4 इंजरी वाले होते हैं या फिर T6 थोरेसिक 6 वाला जो हमारा स्पाइन वर्टिबल कॉलम है
उससे ऊपर, उसके ऊपर की जितनी भी इंजरी होती है तो वहाँ पे ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का क्या रहता है, रिस्क रहता है। होता क्या है, ऑटोनॉमस सिस्टम जो है हमारा वो ओवर रिस्पॉन्स करता है। किससे रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस के अगेंस्ट ओवर रिस्पॉन्स करेगा। ब्लड की रशिंग होती है, वेजो डायलेशन हो जाता है, रेड कलर का फेस हो जाता है, वार्मनेस हो जाती है। तो यहाँ पे सर में भी दर्द होगा, हेडेक होगा, फेशियल फ्लशिंग देखने को मिलेगी। फेशियल फ्लशिंग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट को नोट करना है। किस में नोट करना है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में नोट करना है। आंसर जो इसका बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। बात करते हैं अगले 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, एक 30 साल का मेल पेशेंट है, 30 साल का मेल पेशेंट है, प्रेजेंटेड टूअर्ड सर्जरी ओपीडी, सर्जरी ओपीडी में आया है विद कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, विद कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम। तो 30 साल का पेशेंट है, ओपीडी में आया है, क्या बता रहा है कि रेक्टम से ब्लीडिंग हो रही है। हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ हेमरॉइड्स, हिस्ट्री क्या है, हेमरॉइड्स का सजेशन है। What will be the confirmatory test in OPD? OPD में हेमरॉइड्स के पेशेंट जो कि अभी ब्लीड कर रहा है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होने वाला है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे क्या क्या है, प्रोक्टोस्कोपी लिखा है, सिग्मोइडोस्कोपी लिखा है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE लिखा हुआ है, और USG अल्ट्रासाउंड लिखा है होल एब्डोमेन का। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी हो सकती है। पेशेंट किसमें है, ओपीडी में है। यहाँ पे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट है इनिशियल स्टेज का ओपीडी में। किसके लिए, हेमरॉइड्स के लिए। अगर डीप टिश्यूज को क्या करना है, असेस करना है, तो यहाँ पे प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी वगैरह कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन द ओपीडी इमरजेंसी सिचुएशन इन ओपीडी यहाँ पे क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज द आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है, हेमरॉइड्स वाले का जिसके रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है और जो कहाँ आया है, ओपीडी में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्जिकल चेकलिस्ट इंक्लूड ऑल। तो आप लोगों ने सर्जिकल चेकलिस्ट देखा होगा, क्या देखा होगा, सर्जिकल चेकलिस्ट आप लोगों ने देखा होगा। तो सर्जिकल चेकलिस्ट में वो क्या पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या दिया है ऑप्शन, साइन इन, क्या क्या दिया है भाई, हाँ, साइन इन, साइन आउट, टाइम इन, टाइम आउट। 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे दिए हैं। क्या क्या दे दिए हैं ऑप्शन, टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट। इसमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया है। तो बात यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं तो टाइम इन की। तो टाइम इन चेकलिस्ट में नहीं होता है, टाइम आउट होता है, टाइम इन होता है, साइन आउट होता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि टाइम इन नहीं होता है, बट इनके क्या है, इनके आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये वाले ऑप्शंस आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, जो नॉर्सेट आने वाला है, तो उसमें इनका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर टाइम आउट की बात करते हैं तो टाइम आउट की क्या बात करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइम आउट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिफोर द सर्जरी यहाँ पे आ जाएगा, बिफोर द सर्जरी यहाँ पे आ जाएगा। बात करते हैं साइन इन की, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर द इंसीशन। अच्छे से याद रखना, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। आज यहाँ से आया है, कल इसमें से कुछ और आ सकता है नॉर्सेट में। साइन आउट क्या है, साइन आउट क्या है भाई, बिफोर पेशेंट, बिफोर पेशेंट लीव्स द ओटी, बिफोर पेशेंट लीव्स द ओटी। तो सामने आपके क्या है, यहाँ पे आपके सामने टाइम आउट है, साइन इन है और साइन आउट है। तो टाइम आउट क्या बोल रहा है, देखो हैं तो सारे के सारे बिफोर के, हैं तो सारे के सारे बिफोर के। टाइम आउट क्या है, बिफोर द सर्जरी, मतलब सर्जरी से पहले का टाइम। साइन इन मतलब, तो साइन इन का मतलब ये नहीं है कि आफ्टर, साइन इन का मतलब भी बिफोर है। साइन इन मतलब बिफोर द इंसीशन, इंसीशन लगने से पहले का टाइम। साइन आउट क्या है, ये भी बिफोर है, बिफोर पेशेंट लीव्स द ओटी, ओटी छोड़ने से पहले वाला टाइम। और टाइम इन जो है ये नहीं होता है,
ये नहीं होता है। याद करने की अगर ट्रिक आप मुझसे पूछें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, आप लोग सब लोग SIP के बारे में सुना होगा आपने, है ना। SIP करवा लीजिए, SIP करवा लीजिए, ठीक है। SIP है तो यहाँ पे क्या है, पहले S से क्या हो जाएगा, सर्जरी, मतलब बिफोर सर्जरी। उसके बाद I से क्या हो जाएगा, इंसीशन हो जाएगा, बिफोर द इंसीशन। और P से क्या है, पेशेंट है, पेशेंट लीव्स, मतलब बिफोर द पेशेंट लीव्स द OT। याद पैटर्न कैसे करना है, लेकिन इसका याद कैसे करना, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट, साइन इन, साइन आउट, ठीक। तो ऐसे करोगे तभी ये SIP बन पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा मत करके चले आ जाना। तो आंसर यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है भाई, टाइम इन यहाँ पे नहीं होता है सर्जिकल चेकलिस्ट में। तो WHO ने सर्जिकल चेकलिस्ट में ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। बात करते हैं अगला, द प्रोसीजर इन विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, इमेज दे दी है, पूछ लिया है क्या ये इंस्ट्रूमेंट कौन सी सर्जरी में यूज होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, एब्डोमिनल थायरॉइडेक्टोमी, विपल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट की इमेज आपके लिए लेके आ गया हूँ, घबराने की बात नहीं है, ये इमेज है इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोल्स, जोल्स रिट्रैक्टर। क्या बोलते हैं भाई, जोल्स रिट्रैक्टर। जनरली किस में यूज़ होता है, ये जो हमारा है, ये जनरली जो यूज़ होता है वो होता है हमारा थायरॉइडक्टोमी में, थायरॉइडेक्टोमी में ये यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है ये हमारा, जिसको नाम क्या है इसका, जोल्स। किसकी तरह अपीयरेंस है इसकी, हॉर्स शू की तरह अपीयरेंस है, मैग्नेट की तरह इसकी अपीयरेंस है, हॉर्स शू की तरह क्या है, अपीयरेंस है। कहीं ये भी ना आ जाए क्वेश्चन की इमेज दिखा के हॉर्स शू अपीयरेंस या हॉर्स शू अपीयरेंस से ही कि अ जॉल्स रिट्रैक्टर हु इज हैविंग अ हॉर्स शू अपीयरेंस इज यूज्ड इन विच सर्जरी। तो हॉर्स शू से भी आता है कभी कभार, कंफ्यूज मत होना, है हमारा ये क्या है, जोल्सी है। थायरॉइडेक्टोमी में ये क्या है, यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही छुपी हुई है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आराम से कामली इसको क्या करना है, रीड करना है। क्या बोल रहा है, अ 30-year-old वुमेन, भाई क्या है, पेशेंट की एज सबसे पहले दे दी है, क्या है पेशेंट का एज, पेशेंट का एज है 30-year-old वुमेन है, प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद रप्चर्ड गॉल ब्लैडर, इमरजेंसी में आई है और गॉल ब्लैडर रप्चर हो गया है। इमरजेंसी ओपन कोलोस्टोमी सर्जरी परफॉर्म, इमरजेंसी कंडीशन में ओपन कोलसिस्टेक्टोमी, मतलब क्या करा गया है भाई, ब्लैडर को कट करके बाहर निकाल दिया गया है, रिमूवल ऑफ ब्लैडर कर दिया गया है, ओपन सर्जरी हुई है। परफॉर्म्ड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ओपन सर्जरी हुई है। ऑन द सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे, ध्यान देना सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे है, सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे है, शी बिगिंस टू कंप्लेन ऑफ, उसने क्या कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया भाई कि यहाँ पे उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, वॉमिटिंग के बिना, वॉमिटिंग नहीं है, सिर्फ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और पेन हो रहा है। टेम्परेचर कितना है उसका भाई, टेम्परेचर यहाँ पे क्या दिखाया गया है, टेम्परेचर यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर पेशेंट का है 99.5 फ़ारेनहाइट है, ब्लड प्रेशर 120/84 है, देख लीजिएगा 128/84 है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अब माइल्डली डिस्टेंडेड एब्डोमेन, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, हाँ 128/84 mmHg क्या है, ब्लड प्रेशर है, क्वाइट नॉर्मल है, पल्स कितनी है 82 बीट पर मिनट है, इट्स ऑल्सो अ क्वाइट नॉर्मल। हर फिजिकल एग्जाम इज सिग्निफिकेंट फॉर, उसका जो फिजिकल एग्जाम आपने करा था उसमें क्या दिखा रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें बता रहा है कि वहाँ पे एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, वोबल साउंड वहाँ पे एब्सेंट है भाई,
यहाँ पे वोबल साउंड एब्सेंट है। अब माइल्डली डिस्टेंडेड एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या है, डिस्टेंडेड है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, माइल्डली है, विद माइल्ड डिफ्यूज टेंडरनेस विदाउट रीबाउंड एंड गार्डनिंग, मतलब वापस भी नहीं जा रहा है, गार्डनिंग भी नहीं है, यहाँ पे गार्डनिंग भी नहीं है, मतलब यहाँ पे एब्डोमेन जो है वो थोड़ा सा माइल्डली डिस्टेंडेड है। Which of the following would most likely be the suspected complication associated with this clinical finding? सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे दी, क्वेश्चन ने भरपूर मेहनत कर ली है कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए और आप करेक्ट आंसर बताओ और नॉट सेट को क्रैक करो। अब इससे ज़्यादा क्या आपको इंफॉर्मेशन कोई क्वेश्चन देगा? तो जितना बड़ा क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन भी उतनी सारी मिलती है, डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बात क्या करते हैं कि पूछ क्या रहा है, सिंपल डायग्नोसिस पूछ रहा है कि भाई डायग्नोसिस आप बता दीजिए। डायग्नोसिस पेरिटोनिटिस है, गैस्ट्राइटिस है, एविसरेशन है या डिहीसेंस है। यहाँ पे जो हम लोगों का क्या चल रहा है, जो हमारा नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज चल रहा है, उसमें जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है उसमें वुंड वाला, जो वुंड हीलिंग और इन्फ्लामेशन वाला जो हमारा वीडियो है नॉर्सेट एक्सप्रेस का, तो उसमें मैंने एविसरेशन और डिहीसेंस बहुत अच्छे से समझाया है। एविसरेशन का मतलब क्या होता है और डिहीसेंस का मतलब क्या होता है। डिहीसेंस मतलब है जो सर्जरी के जो सूचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। और एविसरेशन में क्या है, वहाँ से ऑर्गन क्या है, प्रोट्रूड हो जाता है, वहाँ से ऑर्गन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, सूचरिंग या फिर ऑर्गन बाहर आ गया है, कहीं पे भी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। बात करते हैं गैस्ट्राइटिस होगा कि पेरिटोनिटिस होगा। अब यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम दिए हुए हैं कि भाई एब्डोमेन ब्लॉट हो गया है, ठीक। बोल साउंड, बबल साउंड एब्सेंट है, सबसे बड़ा। पेरिटोनिटिस का क्या है, क्लासिकल क्या है साइन है, बबल साउंड एब्सेंट होती है, एब्डोमेन टेंडर होता है, डिस्टेंडेड होता है, एब्डोमेन क्रैम्पिंग होती है, पेन होते हैं, माइल्ड फीवर आता है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइल्ड फीवर आता है, कोई टैकीकार्डिया नहीं है, कोई टैकीपीनिया नहीं है, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन कुछ भी नहीं है। आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, आंसर यहाँ पे पेरिटोनिटिस है, सीधे सीधे क्या है, पेरिटोनिटिस। यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनिटिस, जहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। अगला क्या है भाई, अगला है अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग, पेशेंट के स्वेलिंग है, कहाँ पे स्वेलिंग है, इन फ्रंट ऑफ नेक इन मिडलाइन, एक फ्रंट पे जो नेक का फ्रंट है उसके मिडलाइन पे स्वेलिंग है, विच मूव्स ऑन डिग्लिटाइजेशन, मतलब क्या है, जब वो पेशेंट कुछ खा रहा है, जब वो निगल रहा है, डिगल्टेट कर रहा है, तो उसका वो जो स्वेलिंग है नेक पे वो मूव कर रही है, वो मूव कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द लेस लाइकली डायग्नोसिस, इन सब में से कौन सा लेस लाइकली है, एक्सेप्टेंस यहाँ पे केस है, ठीक। हो सकते हैं सब में, बट सबसे कम चांसेस किसके हैं। तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट कर रहा है, जब क्या कर रहा है, पेशेंट डिग्लिटेट कर रहा है, तो यहाँ पे थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकता है, पेशेंट को थायरोग्लोसल जो है ये थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकता है। सोलिटरी थायराइड नोड्यूल इन इस्थमस, थायराइड में नोड्यूल हो सकता है कि जब वो मूवमेंट हो रहा है उसका तो वो भी मूव कर रहा है, क्योंकि थायराइड के ही ऊपर क्या है, नोड्यूल है, तो ये भी हो सकता है। सब हायोड ब्रूसाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है हायोड बोन के नीचे, और जब वो डिग्लिटेट करेगा तो वो मूवमेंट हो रहा है। लाइपोमा यहाँ पे नहीं होता है, लाइपोमा एक्चुअल में होता है क्या है, फैटी डिपोजिशन का लंप होता है, एक लंप सा होता है जो कि नॉन कैंसरस होता है, और वहाँ पे यहाँ पे कहीं अगर होगा तो मूवमेंट उसका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लेस लाइकली वाला जो डायग्नोसिस लिखा है उसमें आपका जो आंसर यहाँ पे है वो लाइपोमा होने वाला है। लाइपोमा क्या है, एक फैट के नोड्यूल्स होते हैं, नॉन कैंसरस नेचर में होते हैं। अगला क्या है, विच टाइप ऑफ लंग कैंसर इज मोर कॉमनली सीन इन स्मोकर्स, सीन इन नॉन स्मोकर, सॉरी नॉन स्मोकर्स। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई नॉन स्मोकर जो होते हैं उसमें किस टाइप का लंग कैंसर, किस टाइप का लंग कैंसर, क्या पूछा, क्या है पूछा है,
लंग कैंसर का टाइप पूछ लिया है। क्या पूछा है? लंग कैंसर इन सब में से नॉन स्मोकर में से किसके सबसे ज़्यादा कॉमनली चांसेस होते हैं? एड्रीनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा या लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये लंग कैंसर रेयर है, स्मोकर्स में ज़्यादा देखा जाता है, ये भी स्मोकर्स में होता है। लार्ज सेल कार्सिनोमा भी स्मोकर्स में होता है। ठीक, अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये हमारा स्किन कैंसर में भी देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है ज़्यादा? स्किन कैंसर में भी देखने को ज़्यादातर जो यहाँ पे मिलता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा हमारा लंग कैंसर से रिलेटेड है, लार्ज सेल कार्सिनोमा भी हमारा लंग सेल से रिलेटेड है, लंग कैंसर से रिलेटेड है। ज़्यादातर ये किसमें देखने को मिलते हैं? दोनों ये किसमें देखने को मिलते हैं? ये कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नॉन स्मोकर की, तो नॉन स्मोकर में जो देखने को मिलेगा वो आपको एडिनो कार्सिनोमा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पेशेंट को, नॉन स्मोकर वाले को एडिनो कार्सिनोमा देखने को मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली देखने को यहाँ पे मिलता है। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, इनमें से कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग, इनमें से कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग सीन व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट विद ट्रॉमा। अब ट्रॉमा अगर किसी पेशेंट को है तो इन चारों में से कौन सी जो है लेस लाइकली टू बी है, सॉरी लेस लाइकली है भैया, लेस लाइकली है। एक तरह से किसका सिनेरियो बन गया है? एक्सेप्ट का बन गया है कि हो सकता है बट बहुत रेयर केस में होगा, लेस लाइकली है। तो अगर किसी का ट्रॉमा हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, तो यूरिनरी रिटेंशन बहुत कॉमन है। बिकॉज ऑफ द नर्व इंजरी यूरिनरी रिटेंशन होता है, ब्लैडर फिल रह जाता है, यूरिन बाहर नहीं निकलती है और लिगोयूरिया देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड सोडियम, अगर आरटीए है किसी को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या इंजरी है, तो ब्लड लॉस हुआ है, उसका ब्लड लॉस हुआ है इंजरी की वजह से, तो सोडियम यहाँ पे कम होना चाहिए, हाइपोनाइट्रीमिया होना चाहिए। इंक्रीज सोडियम है, अभी के लिए ये कम इसके चांसेस हैं। इंक्रीज्ड केराटिन एंड एलिवेटेड क्रिएटिन काइनेज, तो यहाँ पे क्रिएटिनिन काइनेज की बात हुई है, सीके की बात हुई है, तो ये किस में देखने को मिलता है? ये आपका मसल इंजरी, ये आपका मसल इंजरी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आरटीए ट्रॉमा वाले पेशेंट में ये भी देखने को मिल सकता है। ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, किडनी हाइपोप्रोफ्यूज हो गई हैं, ब्लड नहीं मिल रहा है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। सोडियम यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि ट्रॉमा वाले पेशेंट के सोडियम जो है वो बढ़ जाए, सोडियम कम हो जाएगा, सोडियम कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? विद द सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्रीज्ड सोडियम यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। बात करते हैं अगला, कॉज ऑफ डिक्रीज्ड पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अभी बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बताया था? कॉज ऑफ डिक्रीज्ड पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंट, पीवीआर की बात करी थी। अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? पीवीआर की बात यहाँ पे करी थी कि पीवीआर कम हो जाता है, किसमें कम हो जाता है? न्यूरोजेनिक शॉक में कम हो जाता है। अभी आपसे बात मैंने करी थी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में। सिंपल है, कार्डियोजेनिक शॉक नहीं होगा, हाइपोवॉल्यूमिक नहीं होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगा, न्यूरोजेनिक शॉक यहाँ पे सीधा स्ट्रेट यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है। अगला क्या है? इफ चाइल्ड हैज टू बी पोस्टेड फॉर सर्जरी, पूछा क्या है क्वेश्चन ने पूछा है कि एक चाइल्ड है जो कि क्या है, पोस्टेड है सर्जरी के लिए, सर्जरी होने वाली है, देन फॉर ओवरनाइट, उस सर्जरी से पहले फास्टिंग के लिए, एनपीओ के लिए, इन चारों में से क्या सॉल्यूशन चलाते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? डेक्स्ट्रोज या फिर कोई भी ग्लूकोज रिलेटेड सॉल्यूशन, लैक्टेट रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं चलाते हैं, डिस्टिल नॉर्मल सलाइन चलाते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं, उसमें फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे डीएनएस सीधे आपका है, यहाँ पे क्या है? सीधे यहाँ पे डीएनएस डिस्टिल नॉर्मल सलाइन यहाँ पे आपका होने वाला है व्हेन इट्स कम टू द
सर्जरी क्या है, प्री ऑप का क्या है, टाइम पीरियड है, पेशेंट को एनपीओ रखना है। क्या रखना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है। भाई पेशेंट कौन है, पेशेंट यहाँ पे चाइल्ड है। आंसर क्या होगा, डीएनएस। यहाँ पे आप लोग डीएनएस का यूज़ करेंगे, डिस्टिल्ड नॉर्मल सलाइन का आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे के सेशन भी ऐसे ही आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूँगा, एमसीक्यूज से दूसरे सारी नॉलेज भी आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, और यहाँ पे अगले 91 क्वेश्चन सीरियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए जोर दमदार तैयारी करते हुए पढ़ते रहिए। नॉर्सेट पे करारा प्रहार करना है इस बार, नॉर्सेट को हमको पाना है, और नॉर्सेट का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो सीट है, वो जो डेजिग्नेशन है, वो हमको इस बार क्रैक करना है। तो जल्दी एक नई वीडियो आएगी आप सभी के लिए, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।